प्यारे बच्चों, 11वीं कक्षा की रसायन विज्ञान के चौथे चैप्टर रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना के फर्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में सबसे पहले हम कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं पढ़ेंगे, जैसे अणु, रासायनिक आबंध और संयोजकता इलेक्ट्रॉन। इन परिभाषाओं के बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि लुईस प्रतीक क्या होते हैं और विभिन्न तत्वों के लुईस प्रतीक किस प्रकार से लिखे जाते हैं। उसके बाद जो है इस चैप्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है जिसको हम अष्टक नियम कहते हैं। अष्टक नियम पढ़ेंगे और इतना कुछ पढ़ने के बाद जो है हम रासायनिक आबंधों में सहसंयोजी आबंध क्या होता है और विभिन्न प्रकार के सहसंयोजी आबंधों के बारे में पढ़ेंगे। सहसंयोजी आबंध पढ़ने के बाद जो है हम विभिन्न अणुओं और आयनों के लुईस बिंदु संरचना लिखने के लिए जो हम जनरल स्टेप्स अप्लाई करते हैं वो देखेंगे, यानी विभिन्न अणुओं और आयनों का लुईस बिंदु संरचना लिखना सीखेंगे। और इसी लुईस बिंदु संरचना के अंदर जो है एक फार्मल आवेश होता है। अभी फार्मल आवेश क्या होता है और विभिन्न संरचनाओं में विभिन्न परमाणु होते हैं, उनका फार्मल आवेश हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ये भी हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। और इस लेक्चर के लास्ट में जो हमने अष्टक नियम पढ़ा था उसकी कुछ सीमाएं हैं, कुछ कमियां हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अणु या मॉलिक्यूल क्या होता है। कि किसी भी पदार्थ का वो सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रह सकता हो उसे हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। तो मैंने क्या कहा है कि किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रह सकता है उसे हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। तो इस बात को मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि मान लेते हैं कि हमारे पास हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन का एक परमाणु जो है वो स्वतंत्र नहीं रह सकता, लेकिन जब इसके साथ दूसरा परमाणु हाइड्रोजन का और आकर के जुड़ जाता है तो ये दो परमाणु इकट्ठा हो जाते हैं जिसको हम H2 से लिखते हैं। तो अब ये जो कण बन गया है ये स्वतंत्र रह सकता है, तो इसे हम हाइड्रोजन का एक अणु कह सकते हैं। इसी तरह से एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन का परमाणु और दो हाइड्रोजन के परमाणु आपस में मिलकर के एक कण बनाते हैं, ये भी स्वतंत्र रह सकता है। और ये जो है ये भी एक अणु है। किसका अणु है ये? पानी का अणु है, जल का अणु है ये। ठीक है, इसको हम लिखते हैं H2O। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि अणु क्या होता है। अब अणु के अंदर देखिए कि दोनों परमाणु जो है वो एक ही तत्व के हो सकते हैं, यानी समान परमाणु हो सकते हैं, और एक अणु के अंदर जो है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भी हो सकते हैं। और ऐसे अणु जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु हो, यानी एक ही तत्व के परमाणु हो, उसको हम क्या कहते हैं, समान नाभिकीय अणु कहते हैं। समान नाभिकीय अणु। ठीक। और जिस अणु में अलग अलग तत्वों के परमाणु होते हैं या अलग अलग प्रकार के परमाणु होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, विषम नाभिकीय परमाणु। विषम नाभिकीय अणु कहते हैं उसको। ठीक। समान नाभिकीय अणु के अगर हम और उदाहरण देखें तो जैसे हम ले सकते हैं क्लोरीन Cl2, ऑक्सीजन O2। सल्फर के एक अणु में 8 परमाणु होते हैं तो इसको S8 लिखते हैं। फास्फोरस के एक अणु में 4 परमाणु होते हैं, इसको P4 लिखते हैं। ओजोन में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। तो ये सभी में देखिए कि इन अणुओं में एक ही प्रकार के परमाणु है, समान नाभिकीय अणु है। विषम नाभिकीय अणुओं में देखिए जल हो गया, और आप NH3 अमोनिया ले सकते हैं, इस तरह से H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पर हमने कुछ अणु ऐसे देखे H2, Cl2, O2। इन अणुओं में सिर्फ 2 ही परमाणु हैं, तो इनको हम कहते हैं द्वि परमाणु अणु।
कौन से कहते हैं? द्विपरमाणुक अणु। ठीक। और जिसमें 2 से ज्यादा होते हैं, जैसे अमोनिया है, H2SO4 है, ठीक है, H2O है, जिसमें 2 से ज्यादा हो गए उसको द्वि की बजाय हम कहते हैं बहुपरमाणुक अणु। ओके। तो अब आप अणु की टाइप्स भी समझ चुके हैं कि समान नाभिकीय अणु और विषम नाभिकीय अणु, इन 2 भागों में बांट सकते हैं इसको। द्विपरमाणुक अणु और बहुपरमाणुक अणु में भी हम अणु को क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक। तो देखिए, जो मैं आपको समझा रहा हूँ इसके मैंने नोट्स प्रिपेयर कर दिए हैं, और इस लेक्चर के नोट्स जो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको स्क्रीन से ज़्यादा नोट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ समझने पे ध्यान दे सकते हैं। ठीक है। तो इस लेक्चर के कंप्लीट नोट्स की PDF जो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, या आप मेरे मोबाइल ऐप सुरेश लेक्चरर जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको नोट्स डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे। अब देखिए, अणु की परिभाषा समझने के बाद आइए आगे दूसरी परिभाषा समझते हैं, रासायनिक आबंध। रासायनिक आबंध क्या होते हैं कि एक अणु में 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में जिस बल से बंधे होते हैं, वो बल जो है वो क्या कहलाता है? रासायनिक आबंध कहलाता है, या रासायनिक बंध भी इसको हम बोल देते हैं, और इंग्लिश में इसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। अब आखिर रासायनिक आबंध बनते क्यों हैं? रासायनिक आबंध बनने के पीछे एक कारण है कि इस यूनिवर्स का एक रूल है कि प्रत्येक वस्तु क्या चाहती है? स्थायित्व चाहती है। स्थायित्व के लिए जो है ऊर्जा क्या होनी चाहिए? न्यूनतम होनी चाहिए। तो न्यूनतम ऊर्जा और अधिकतम स्थायित्व ये स्थिति प्राप्त करने के लिए जो है परमाणुओं के बीच में क्या बनते हैं? रासायनिक आबंध बनते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये और बता देता हूँ कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से रासायनिक आबंधों के बारे में पढ़ेंगे। हम यहाँ पर मुख्य रूप से 3 रासायनिक आबंधों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है आयनिक आबंध, यानी आयनिक बॉन्ड जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। दूसरा है सहसंयोजी आबंध, कोवेलेंट बॉन्ड। और तीसरा है उप सहसंयोजी आबंध, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ये 3 आबंध क्या है कि एक अणु के बीच में, एक अणु में परमाणुओं के बीच में जो आबंध हैं वो ये 3 प्रकार के आबंध होते हैं। और इन तीनों के अलावा जैसे हमारे पास ये एक अणु है, ये दूसरा अणु है, इन अणुओं के बीच में भी कुछ आकर्षण बल होता है, कुछ आबंध होते हैं। ठीक। तो उन आबंधों के बारे में भी हम पढ़ेंगे, और वो 2 प्रकार के आबंध हम मुख्य रूप से इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वो है हाइड्रोजन आबंध और वंडरवाल आबंध। अब आगे देखते हैं कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। कि किसी भी परमाणु के सबसे बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास लिथियम है, और लिथियम का परमाणु क्रमांक क्या है? 3 है। तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी 3 होगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 3 होगी। तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे तो यहाँ पर अगर लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है। और बोर मॉडल के अनुसार अगर लिथियम की संरचना अगर हम ड्रा करें तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 3, और न्यूट्रॉन है इसके 4, और इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन है। इसमें पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और बाहरी या दूसरे कक्ष में जो है 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो जो सबसे बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वही जो है रासायनिक आबंधन में, केमिकल बॉन्डिंग में टेक पार्ट करता है। और इस सबसे बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसी तरह से अगर हम बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है, पहले कक्ष में 2 और दूसरे कक्ष में 2। तो बेरिलियम में संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक है। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन तो बिल्कुल आसान सी चीज है कि जो किसी परमाणु के सबसे बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं।
अब संयोजकता इलेक्ट्रॉन के बाद हम बात करते हैं लुईस प्रतीक की। लुईस प्रतीक जो है एक अमेरिकी साइंटिस्ट जीएन लुईस ने जो है दिए थे। ये क्या थे कि किसी परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों को निरूपित करने के लिए जीएन लुईस ने क्या किया कि उस तत्व के संकेत के ऊपर ही ऐसे क्रॉस से या संकेत के ऊपर इस तरह से डॉट से जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन उनको प्रदर्शित कर दिया। तो किसी परमाणु के ऊपर उसके संकेत के साथ इस तरह से डॉट या क्रॉस से संयोजकता इलेक्ट्रॉन अगर हम दिखा देते हैं तो ये जो नया संकेत हमारे पास आता है इसको हम लुईस प्रतीक कहते हैं। इसी तरह से अगर हम बेरिलियम का लुईस प्रतीक लिखना चाहें तो बेरिलियम का सिंबल लिख दिया और इसकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने 2, तो इन संयोजकता इलेक्ट्रॉनों को इस तरह से आप डॉट से दिखा दीजिए। वो आपकी मर्जी है कि इस तरह से यहाँ पर दिखाओ आप या यहाँ पर दिखाओ या फिर दोनों एक तरफ दिखा दो, वो कोई चक्कर नहीं है। ये सारे क्या है बेरिलियम के लुईस प्रतीक हैं। डॉट की जगह आप इस तरह से क्रॉस से भी इलेक्ट्रॉनों को दर्शा सकते हैं। और इसी तरह से अगर हम सेकंड पीरियड के अन्य अगर जो परमाणु हैं उनके लुईस प्रतीक दर्शाना चाहें तो कैसे दर्शाएंगे कि बेरिलियम के बाद आता बोरॉन। बोरॉन के जो बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके 3 संयोजकता इलेक्ट्रॉन हैं। बोरॉन को हम ऐसे दिखा सकते हैं। कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कार्बन का लुईस प्रतीक ऐसे हो सकता है। नाइट्रोजन में बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। ऑक्सीजन में 6 होते हैं, तो ऑक्सीजन का लुईस प्रतीक इस तरह से हम बना सकते हैं। फ्लोरीन में बाह्यतम कोश में जो है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 होते हैं, तो फ्लोरीन का लुईस प्रतीक इस तरह से हो जाएगा। और नियोन के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस तरह से हम नियोन का लुईस प्रतीक ड्रा कर सकते हैं। अब देखिए कि इन लुईस प्रतीकों का महत्व क्या है। इनका महत्व क्या है? सबसे बड़ा महत्व ये है कि इससे किसी परमाणु की संयोजकता का पता लगता है। किसका पता लगता है? परमाणु की संयोजकता का। अब किसी भी परमाणु की संयोजकता जो है, और परमाणु की संयोजकता से पहले हम ये कह सकते हैं कि लुईस प्रतीक को देखकर हम इसके संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो बता सकते हैं, ठीक। ये क्या बता सकते हैं? संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, ठीक। तो ये 2 इसकी इंपॉर्टेंस है। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो आप देख ही सकते हैं। अब मैं संयोजकता की बात कर लेता हूँ कि किसी परमाणु की जो संयोजकता है वो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या या 8 माइनस संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। अब देखिए कि अगर संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2 या 3 है, ठीक, यानी 4 से कम है, तो वही परमाणु की संयोजकता होगी। जैसे लिथियम की संयोजकता कितनी होगी? 1 होगी। बेरिलियम की संयोजकता 2 होगी। बोरॉन की संयोजकता 3 होगी। और अगर मान लेते हैं कि संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से ज़्यादा है, 4 से ज़्यादा है, तो 8 माइनस संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कर देंगे, तो 8 माइनस 5 नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होगी। और ऑक्सीजन में 8 माइनस 6 करेंगे तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होगी। फ्लोरीन में 8 माइनस 7 यानी इसकी संयोजकता 1, और नियोन में 8 माइनस 8 करेंगे तो इसकी संयोजकता 0 हो जाएगी। अब कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो आप सीधा 4 भी लिख सकते हैं, और 8 माइनस करोगे तो भी क्या आएगा? 4 आएगा। तो लुईस प्रतीकों से आपको इसका पता लगता है, परमाणु की संयोजकता का भी पता लगता है। अब आगे इस चैप्टर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम पढ़ते हैं, जो है अष्टक नियम या ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल सन 1916 में कॉसेल तथा लुईस नाम के 2 साइंटिस्टों ने दिया था।
इस सिद्धांत को रासायनिक आबंधन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत भी कहा जाता है। वास्तव में ये परमाणुओं के बीच जो रासायनिक आबंधन होता है ना एक अणु में, उसको एक्सप्लेन करता है। तो ये नियम ये कहता है कि दो परमाणुओं के बीच जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो या तो एक परमाणु से दूसरे परमाणु में क्या हो जाता है, पूरी तरह से ट्रांसफर हो जाते हैं, या संयोजकता इलेक्ट्रॉनों को दो परमाणु आपस में क्या कर लेते हैं, इनकी साझेदारी कर लेते हैं। ठीक, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनों की पूरी ट्रांसफर से या साझेदारी की वजह से जो है रासायनिक आबंध बनता है। और इस प्रक्रिया में प्रत्येक परमाणु जो है अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन जो पूरे करता है। ये इस नियम का इम्पोर्टेंट है कि रासायनिक आबंधन के दौरान जो है प्रत्येक परमाणु अपने बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन पूरे करता है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है। इसलिए इसको हम अष्टक नियम कहते हैं। ठीक, अष्ट का मतलब 8 होता है ना, ऑक्ट का मतलब भी 8 होता है। तो यहाँ पर एक बात को और देखिए कि जैसे इस तरह से एक परमाणु से दूसरे परमाणु में एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की पूरी ट्रांसफर के से या पूरे स्थानांतरण की वजह से जो आबंध बनता है ना, उसको हम कहते हैं आयनिक आबंध। क्या कहते हैं, आयनिक आबंध कहते हैं। ठीक, और जो इस तरह से इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की वजह से जो आबंध बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सह संयोजी आबंध कहते हैं। ठीक, और जब मान लेते हैं कि ये यहाँ पर तो देखिए कि अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इस परमाणु से आएगा, और अगर दो इलेक्ट्रॉन इस परमाणु से आते तो दो इससे आएंगे, यानी बराबर साझेदारी होगी, तब सहसंयोजी आबंध बनेगी। लेकिन कुछ एक केसेस में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो सिर्फ एक परमाणु का होता है, दूसरा परमाणु जो है उसको शेयर करता है, यानी है तो ये पूरा पेयर एक्स का और उसको वाई भी अगर शेयर करे तो उस केस में बनता उप सह संयोजी आबंध। उप सह संयोजी आबंध। तो जस्ट एक बार तो मैं इसका वैसे हिंट दे रहा हूँ भी, इस तरह से हम 3 टाइप के जो है यहाँ पर आबंध हम पढ़ेंगे। तो इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, जस्ट एक बार तो आपने इसको मोटा सा समझना है। तो आज के लेक्चर में मैं आपको सहसंयोजी आबंध और इसकी विभिन्न प्रकार के बारे में बताऊंगा। अगले लेक्चर में हम आयनिक आबंध के बारे में पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं कि सहसंयोजी आबंध क्या होता है। सहसंयोजी आबंध, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि दो परमाणुओं के बीच जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की वजह से जो आबंध बनता है उसको हम क्या कहते हैं, सहसंयोजी आबंध कहते हैं। और इस प्रक्रिया में क्या होता है कि परमाणु अपना अष्टक पूरा करते हैं और हाइड्रोजन और हीलियम यानी एक कोश वाले जो परमाणु होते हैं उनके गैस में द्विज पूरा होता है। बाहर वाले कक्ष में जो है 2 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, बाकी में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। तो इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ कि मान लेते हैं कि 2 क्लोरीन परमाणुओं के बीच में हम सहसंयोजी आबंध को समझते हैं कि देखिए ये हमारे पास एक क्लोरीन है, दूसरा क्लोरीन का परमाणु है। क्लोरीन का अगर आप लोएस्ट स्ट्रक्चर देखें तो क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 2 8 10 और 7 17। तो बाहर वाले कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉनों को हम कुछ इस तरह से दिखाएं, 2 4 6 और 1 7, और इधर 2 4 6 और 1 7। अब देखिए कि इसको भी अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 1 चाहिए। तो ये दोनों जो है आपस में नजदीक आएंगे। ठीक है, जब ये नजदीक आएंगे तो क्या होगा, देखिए कि दोनों जो अपना 1 इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी कर लेंगे। इस वाला ये इलेक्ट्रॉन ये साझेदारी कर लेगा और इस वाला इलेक्ट्रॉन ये साझेदारी कर लेगा। अब देखिए दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया ना। और इसी तरह से
या नोट्स में देखिए मैंने आपको और भी उदाहरण दे रखे जिनको आप देखते समझ जाएंगे, जैसे वाटर के लिए है और ये CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए है। ठीक। और अगर अन्य उदाहरण अगर हम देखें तो हाइड्रोजन का ले सकते हैं कि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन को अपना द्विज पूरा करना होता है, डुप्लेट पूरा करना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं हाइड्रोजन ने, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेते हैं। ठीक। तो अब सहसंयोजी आबंध की टाइप्स की बात करें, कितने प्रकार का होता है ये, तो देखिए कि अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है ना, तो वहां बनता एकल आबंध। क्या बनता वहां पर? एकल आबंध बनता, सिंगल बॉन्ड बनता है। ठीक। तो यहां पर आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड। ठीक। और अगर दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो तो द्वि आबंध बनता है। वहां पर क्या बनता है? द्वि आबंध, डबल बॉन्ड बनता है। द्वि आबंध का मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन का लोहा सिंबल है, ये 6 संयोजकता इलेक्ट्रॉन मैंने ऑक्सीजन के दिखा दी। टोटल 8 होते हैं ना, 2 पहले कक्ष में और 6 दूसरे कक्ष में। इसी तरह से हम दूसरे ऑक्सीजन का भी दिखा सकते हैं। अब ऑक्सीजन परमाणु को 8 पूरे करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करनी होगी। ठीक है। अब इसके भी 8 पूरे, इस परमाणु के भी 8 पूरे हो गए। अब साझेदारी कितने कितने इलेक्ट्रॉनों की होगी? 2 इलेक्ट्रॉनों की होगी। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनता है, द्वि आबंध बनता है। ठीक। इसी तरह से अगर 2 की बजाय 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो तो वहां पर बनता त्रिआबंध। क्या बनता है? त्रिआबंध, यानी ट्रिपल बॉन्ड। ठीक। तो ट्रिपल बॉन्ड का भी एक उदाहरण ले लेते हैं कि जैसे नाइट्रोजन का ले लेते हैं। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 मैंने यहाँ दिखा दिए। एक और नाइट्रोजन का एटम यहाँ पर हम ड्रा कर लेते हैं। ठीक। नाइट्रोजन का लोहा सिंबल, ये दूसरे नाइट्रोजन का। 8 पूरे करने के लिए 5 तो इसके पास है, 3 और चाहिए, तो दूसरे नाइट्रोजन के 3 ये शेयर कर लेगा। इसी तरह से सेम स्टोरी दूसरे परमाणु के साथ रिपीट होगी, पहले के 3 शेयर कर लेगा। अब 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी, 3 की साझेदारी होगी, तो यहाँ पर बन गया ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, त्रिआबंध। अब देखिए कि द्वि आबंध और त्रिआबंध है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हम कहते हैं मल्टीपल बॉन्ड। क्या कहते हैं? मल्टीपल बॉन्ड, जिसको हिंदी में हम कहते हैं बहुआबंध। बहुआबंध। ठीक। तो आपने यहां से देखा कि सहसंयोजी आबंध क्या होता है, और ये 3 प्रकार के होते हैं, एकल आबंध, द्वि आबंध और त्रिआबंध। तो देखिए कि जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया ना, ये सारा नोट्स में बिल्कुल आसान लैंग्वेज में मैंने लिख रखा है। तो यहाँ पर देखिए कि सहसंयोजी आबंध की 3 टाइप्स जो मैंने यहाँ पर आपको दिखा रखी है। इसके अलावा यहाँ से आप देखिए कि जो द्वि आबंध और त्रिआबंध की जो एग्जाम्पल मैंने दिए, इसके अलावा भी आपको यहाँ पर अन्य एग्जाम्पल मैंने नोट्स में दे रखे हैं, जिनको आप देखते ही समझ जाएंगे। अब आगे हम विभिन्न अणुओं और आयनों की लुईस बिंदु संरचना लिखना सीखेंगे। तो किसी भी अणु या आयन की लुईस बिंदु संरचना लिखने के लिए हम कुछ एक जनरल स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो उन स्टेप्स को समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। उन एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा ताकि अच्छे से आपको समझ आ जाए। तो एक तो मैं अणु ले लेता हूँ जो कि से कार्बन मोनोऑक्साइड ले लेता हूँ, एक ऋणायन ले लेता हूँ, कार्बोनेट आयन ले लेता हूँ CO3।
3 2 नेगेटिव, और एक कोई पॉजिटिव आयन ले लेता हूँ, से अमोनियम आयन ले लेता हूँ NH4 एक पॉजिटिव, यानी एक धनायन ले लिया, एक ऋणायन और एक सीधा अणु ले लिया। अब देखिए कि सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं कि इनके प्रत्येक परमाणु को जो कितने इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं अष्टक नियम के अनुसार, उन टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करते हैं, और इसको मैं T से डिनोट करता हूँ। जैसे यहाँ कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं और ऑक्सीजन को भी 8 पूरे करने होते हैं, तो यहाँ पर टोटल 16 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को। इसी तरह से यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसके लिए T क्या होगी। कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं और एक ऑक्सीजन को भी 8 पूरे करने होते हैं, लेकिन 3 ऑक्सीजन है तो 3 गुणा 8, तो 3 8 24, 24 और 8 32। पहले मल्टीप्लाई सोल्व करनी है, कहीं ऐसा मत कर देना कि 8 और 3 11, 11 को 8 से गुणा करके 88 लिखता, ऐसा नहीं करना आपने। और इसके केस में क्या है कि नाइट्रोजन को 8 पूरे करने होते हैं और हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट ही पूरा करना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं, तो 2 गुणा 4, तो 4 दूनी 8 और 8 16 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए। तो पहले स्टेप में तो देखिए कि प्रत्येक परमाणु को अष्टक नियम के अनुसार जितने इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। और दूसरे स्टेप में जो है इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, संयोजकता इलेक्ट्रॉन हम देखते हैं। कार्बन के संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं, और ऑक्सीजन के 6 होते हैं, 4 और 6 10। इसी तरह से हम यहाँ पर इसकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन को V से डिनोट करते हैं, V फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन के 4 होते हैं और ऑक्सीजन के 6, तो 3 गुणा 6 18, 18 और 4 22। और यहाँ पर एक चीज तो हम भूल गए कि जैसे ये 2 नेगेटिव आयन है ना, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें जुड़ेंगे, ये 24 हो जाएंगे। ये याद रख लेना आपने कि अगर ऋण आयन है तो जितना ऊपर ऋण आयन है उतने ही यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे, जितना धन आयन है उतना ही माइनस हो जाएंगे। जैसे अगले में देखो, नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, हाइड्रोजन के पास 1 है, और एक यहाँ पर पॉजिटिव आयन है तो एक यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो 4 और 5 9, 9 में से 1 माइनस करेंगे, यहाँ पर 8 हो जाएंगे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो संचित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो शेयर्ड देखिए कि शेयर्ड के लिए फार्मूला हमारे पास क्या है। शेयर्ड के लिए फार्मूला है कि जितने टोटल पूरे करने हैं माइनस वैलेंस, बाकी शेयरिंग में आ जाएंगे। तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए शेयर्ड कितने हो जाएंगे, 16 माइनस 10 6 हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 32 माइनस 24 8 हो जाएंगे। और यहाँ पर भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 16 माइनस 8, यानी इतने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी यहाँ पर होगी। कार्बन मोनोऑक्साइड में 6 की, और कार्बोनेट आयन में 8 की, और अमोनियम आयन में जो है 8 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी। अब शेयर्ड के बाद हम देखते हैं कि अनशेयर्ड असंजित असहभाजित इलेक्ट्रॉन भी जिसको हम कह देते हैं वो कितने होंगे। असहभाजित के लिए देखिए कि वैलेंस तो है 10, जिसमें से 6 की साझेदारी होगी, बाकी असहभाजित हो गए। तो असहभाजित के लिए हम फार्मूला लिखते हैं कि V माइनस S, कि वैलेंस में से शेयर्ड घटा दो, अनशेयर्ड आ जाएंगी बस। तो यहाँ पर 10 माइनस 6, 4 अनशेयर्ड हो गए, ठीक है, 4 की साझेदारी नहीं होगी इलेक्ट्रॉनों की। इसी तरह से यहाँ पर वैलेंस कितने हैं, 24, 24 में से 8 की साझेदारी होगी, यानी 16 जो है उनकी साझेदारी नहीं होगी, असहभाजित होंगे। और यहाँ पर अगर हम देखें तो 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 8 ही की साझेदारी होगी, यानी असहभाजित इसमें कोई नहीं होगा,
ठीक है। अब देखो, इतना होने के बाद अब आपको अंदाजा लग जाता है कि कितने तो संजित इलेक्ट्रॉन है, कितने असांजित इलेक्ट्रॉन है, यानी असहभाजी इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर हम कार्बन और ऑक्सीजन ऐसे लिख लेते हैं। अब यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो उनकी साझेदारी हो रही है इनके बीच में, 1 2 3 1 2 3, ठीक। और 4 जो है उनकी साझेदारी नहीं हो रही। तो हम यहाँ पर ऐसा करते हैं कि 2 इधर रख देते हैं, 2 इधर रख देते हैं, ताकि 8 कार्बन के पूरे हो जाए, 8 ऑक्सीजन के पूरे हो जाए, ठीक। तो इस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड की जो है लुईस बिंदु संरचना हम लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं। और अब देखिए कि कार्बोनेट आयन में एक स्टेप आपने और नोट करना है कि जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको सेंटर में रखना आपने। जैसे ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन को आपने बीच में रखना है और 3 ऑक्सीजन इसके यहाँ पर हम लगा देते हैं, ठीक। अब यहाँ पर 8 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 8 है, तो हम ऐसा करते हैं 2 2 4 और 2 2 की साझेदारी यहाँ दिखा देते हैं, ठीक। तो आप ये 4 यहाँ 2 यहाँ ऐसे दिखा दो, ठीक। और 16 जो है वो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तब देखो कार्बन के तो 8 पूरे होएंगे यहाँ पर, ठीक। और ऑक्सीजन के 8 पूरे करने हैं, तो 2 और 6 यहाँ पर 6 दिखा देते हैं, 6 यहाँ दिखा दिए, 6 यहाँ दिखा दिए, 6 और 6 12 और 4 बच गए। 4 अगर मैं यहाँ दिखा दूँ तो इस ऑक्सीजन के भी 4 और 4 8 पूरे हो जाएंगे। और इस पूरे के ऊपर जो है 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, तो वो ऐसे आप यहाँ पर दिखा सकते हो। तो इसका स्ट्रक्चर हम ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं कि C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, ठीक। बाकी यहाँ पर आप जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनको दिखा दो, ठीक है। और इस पूरे के ऊपर 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज दिखा दो। इसी तरह से आप अमोनियम आयन को ड्रा कर सकते हो। तो अमोनियम आयन के लिए देखिए कि यहाँ पर हम नाइट्रोजन को सेंटर में ले लेते हैं और यहाँ पर 8 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 2 4 6 और 8 और यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हम दिखा देते हैं, ठीक। हर एक हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया, नाइट्रोजन के 8 पूरे हो गए और इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज हो गया। इस तरह से हम अमोनियम आयन का लुईस संरचना या लुईस बिंदु संरचना जो हम बना सकते हैं। वैसे तो आपको समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ रह जाता है ना, तो नोट्स में से एक बार रीड कर लेना। यही सेम एग्जाम्पल मैंने यहाँ नोट्स में डिस्कस कर रखे हैं। और इसी तरह से जो है आपको कुछ अणुओं और आयनों की लुईस संरचना का एक यहाँ पर मैंने छोटा सा चार्ट दे रखा है, ये आपके एनसीईआरटी बुक में से ही है, ठीक है। तो आप इसको भी एक बार ड्रा करके इन्हीं नियमों से जो है ड्रा करके एक बार ट्राई कर लेना इसको। अब आइए आगे बात करते हैं फॉर्मल आवेश की। फॉर्मल आवेश या इंग्लिश में इसको फॉर्मल चार्ज कह देते हैं। ये फॉर्मल चार्ज क्या होता है? अब देखिए कि यहाँ से एक बात तो क्लियर है कि जो लुईस बिंदु संरचना जो है ना, वो किसी भी अणु या आयन के एक्चुअल स्ट्रक्चर को नहीं दिखाती, वास्तविक संरचना को नहीं दिखाती, ठीक है, वास्तविक आकृति को। अब देखिए कि यहाँ से एक बात तो क्लियर है कि जो लुईस बिंदु संरचना है ये किसी भी अणु या आयन की जो वास्तविक आकृति है उसको नहीं दर्शाती है। और इसके अलावा जो है ये जो किसी भी आयन पर जो आवेश होता है ये किसी एक परमाणु पर न होकर के पूरे जो स्पीशीज के ऊपर, पूरे आयन के ऊपर ये चार्ज होता है।
तो लेकिन फिर भी जो है हम किसी विशेष परमाणु पर फॉर्मल चार्ज को हम दिखा सकते हैं जिनका टोटल आवेश के बराबर हो। तो अब देखो, पहले हम ये फॉर्मल आवेश कैसे ज्ञात करते हैं वो देखते हैं, उसके बाद हम फॉर्मल आवेश दर्शाने का फायदा क्या है वो भी हम देखेंगे। कि फॉर्मल आवेश के लिए जो है कि किसी परमाणु पर फॉर्मल आवेश, किसी परमाणु पर फॉर्मल आवेश किसके बराबर होता है? ये पहले तो मुक्त परमाणु में, अगर परमाणु स्वतंत्र है ना, उसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, माइनस जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर उनकी संख्या। ठीक है, कि जैसे यहाँ पर अगर बात करें तो इस ऑक्सीजन के पास देखिए ये 2 2 4 इनका आपस में पेयर नहीं बन रहा है ना, सिर्फ पेयर्ड तो ये। ठीक है, तो जिनके आपस में साझेदारी नहीं हो रही ना वो अनपेयर्ड मानते हैं हम। ठीक है, तो अनाबंदी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम यहाँ पर ले लेते हैं -1/2, और जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, जो आबंधित इलेक्ट्रॉन है, सहभाजित या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उनका आधा लेना होता है हमें। ठीक, तो जैसे हम यहाँ पर इस ऑक्सीजन को लेते हैं, पहले ध्यान रखना इस ऑक्सीजन को ले रहे हैं, तो इस पर फॉर्मल आवेश कितना होगा कि अगर ये ऑक्सीजन स्वतंत्र है तो इसमें जो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ऑक्सीजन पर संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 तो होते हैं स्वतंत्र में, तो हमने यहाँ पर 6 लिख दिए माइनस। अब यहाँ पर देखिए कि अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जो असहभाजित है। देखो 2 2 4 2 6 इनका कहीं भी अलग से बॉन्ड नहीं बन रहा था, इसका मतलब ये असहभाजित है। -1/2, शेयर्ड कितने हैं? 2। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 6 - 6 कितना हो गया? 0, और ये 2 से 2 कैंसिल, -1, तो यहाँ पर -1 आ गया। तो यहाँ पर जो आवेश है ना ये -1 आ जाएगा इस ऑक्सीजन पर। तो यहाँ पर मैं इसको दोबारा से ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है, ऐसे। ठीक है, क्योंकि तो यहाँ पर देखिए कितना फॉर्मल आवेश आ गया, -1 आ गया। ठीक, तो इसको सिर्फ एक ही माइनस का निशान लगाना है काफी, -1 लिखने की जरूरत नहीं। सेम स्थिति इस ऑक्सीजन की है, तो ये और ये दोनों सेम है, क्योंकि वही 6 पेयर्ड इसमें है, वही 2 पेयर्ड इसमें है। ठीक है, जो कि इसमें था, तो यहाँ पर भी एक नेगेटिव है। अब इस ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, इस पर कितना फॉर्मल आवेश है। तो इसमें देखिए कि स्वतंत्र अवस्था में कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसमें। और अब इसमें अनशेयर्ड कितने हैं? अनशेयर्ड है 4, और जो जिनकी पेयरिंग हो रही है शेयर्ड कितने हैं? 4, और शेयर्ड में इसका आधा लेंगे। ठीक है, तो 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, और इधर से ये 2 और माइनस हो जाएंगे, 2 - 2 0। तो इस पर कोई भी फॉर्मूला आवेश नहीं होगा क्योंकि 0 आवेश है। अब कार्बन पे काउंट करो। कार्बन पर स्वतंत्र अवस्था में जो है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसमें देखिए कि अब अनपेयर्ड कोई है ही नहीं। ठीक, 8 के 8 देखिए पेयर्ड, 2 2 4 और 4 8, तो 8 का आधा लेंगे हम। 8 का आधा कितना होगा? 4, 4 - 4 क्या हो जाएगा? 0। तो कार्बन पर भी कोई फॉर्मूला आवेश नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए कि -1 और -1 -2, वो -2 हम इस तरह से पूरे के ऊपर दिखा देते हैं। ठीक, और अगर ऐसे अलग अलग दिखाते हैं ना किसी परमाणु पर आवेश, तो फार्मूला आवेश कहलाता है। अब इस फार्मूला आवेश का फायदा क्या है कि कुछ आयन या अणुओं की एक से अधिक लुईस बिंदु संरचना
जो है हम बना सकते हैं। तो अब देखते हैं कि इस फॉर्मल आवेश का फायदा क्या है। कि कई बार क्या होता है कि कुछ अणुओं या आयनों में कि एक से अधिक लुईस बिंदु संरचना बन जाती है। तो जिस संरचना में फॉर्मल आवेश सबसे कम होता है ना, वो सबसे अधिक स्थायी होती है, या हम ये कह सकते हैं कि वो सबसे न्यूनतम ऊर्जा वाली है। तो फॉर्मल आवेश की सहायता से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी संरचना जो है वो सबसे अधिक स्थायी या सबसे न्यूनतम ऊर्जा वाली है। अब इसी तरह से मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ, जिससे आपको बिल्कुल ही सही क्लियर हो जाएगा फॉर्मूला आवेश निकालने वाला। कि हम ओजोन का स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं कि ओजोन में क्या होता है। कि जैसे स्ट्रक्चर तो आप ड्रा कर ही लोगे क्योंकि स्टेप्स मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। बाकी मैं अभी फॉर्मल चार्ज आपको निकालना सिखा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक, अब देखिए ये पोजीशन है इसमें। तो पहले हम इस ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। इस ऑक्सीजन में देखिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए स्वतंत्र अवस्था में हर एक ऑक्सीजन में 6 ही होंगे। 6 माइनस 1 2 3 4 ये अनपेयर्ड हैं, और जिनकी शेयरिंग होगी वो कितने 4 4 के आधे ले लेते हैं हम 2, ठीक। तो 6 माइनस 6 क्या हो गया 0, तो इस पे कोई फॉर्मल आवेश नहीं होगा। अब इसकी बात कर लेते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो कितने 6 हैं, और अनशेयर्ड कितने यहाँ पर 2 अनशेयर्ड हैं, और पेयर वाले 1 2 3 4 5 6, 6 के आधे लेने हमने 3, तो 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1, तो इस पर जो है +1 फॉर्मूला आवेश आ जाएगा, ठीक। और इसी तरह से इस ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र अवस्था में 6 होते हैं, और यहाँ पर अनशेयर्ड भी 1 2 3 4 5 6 हैं, और जो शेयर्ड है उसका हाफ लेना, शेयर्ड 2 है, 2 का आधा 1, तो 6 में से 6 के 0 माइनस 1 है, -1 आ गया, तो इस ऑक्सीजन पर -1 चार्ज है, ठीक। तो इस तरह से आप फॉर्मूला आवेश जो है बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए कि यहाँ पर फॉर्मूला आवेश याद करने का जो सूत्र मैंने आपको समझाया नोट्स में लिखा हुआ है। फॉर्मूला आवेश क्या होता है, इसकी परिभाषा भी लिखी हुई है, इसका फायदा क्या होता है वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब आइए इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अष्टक नियम की सीमाएं या लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। अब देखिए कि अष्टक नियम की कुछ एक कमियां हैं, कुछ एक सीमाएं हैं, जिसको अभी हमने स्टडी करना है। वैसे तो अगर हम देखें तो अष्टक नियम जो है वो काफ़ी उपयोगी है, क्योंकि बहुत सारी संरचनाओं को समझने में, और अधिकांश जो कार्बनिक यौगिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है, उनकी संरचनाओं को समझने में जो है अष्टक नियम काफ़ी हेल्पफुल है। लेकिन फिर भी इनकी कुछ एक कमियां हैं, कुछ अपवाद हैं, जिनको हमें अब स्टडी करना है। कि कुछ एक अणु ऐसे होते हैं जिनके सेंट्रल एटम में अष्टक पूरा ही नहीं होता। जैसे हम लिथियम क्लोराइड की बात करें तो लिथियम क्लोराइड का अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं ना, तो लिथियम के बाहर वाले कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के 7 होते हैं ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर लिथियम के पास सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन फिर भी ये स्थायी है, ठीक। तो यहाँ पर अष्टक नियम जो है फेल हो जाता है। इसी तरह से अगर हम बेरिलियम हाइड्राइड की बात करें तो बेरिलियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, एक हाइड्रोजन के पास है। तो यहाँ पर देखिए कि सेंट्रल एटम बेरिलियम के पास सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, अष्टक यहाँ पर भी पूरा नहीं होता। इसी तरह से आप बोरॉन क्लोराइड को भी देख सकते हैं कि बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, क्लोरीन के पास जो 7 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्लोरीन का तो अष्टक पूरा हो गया, लेकिन यहाँ पर बोरॉन के पास 2 2 4 और 2 6 ही पूरे हुए, अष्टक इसका भी पूरा नहीं हुआ। तो
हम ये कह सकते हैं कुछ यौगिकों के केंद्रीय परमाणु के चारों ओर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से कम होती है। ठीक, तो ये ज्यादातर कौन से कंपाउंड्स में मिलता है, कौन से अणुओं में मिलता है, जिसमें जो केंद्रीय परमाणु जो होता है ना उसकी संयोजकता 4 से कम हो, उनमें ये जो है इस टाइप के केसेस मिलते हैं। और इसके अन्य यौगिक, अन्य जो एग्जाम्पल है वो आप ले सकते हो, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है, BF3 वगैरह जो है इसके और एग्जाम्पल आप ले सकते हो। अब दूसरी कमी इसमें क्या है, दूसरी इसकी सीमा क्या है, इसके लिए मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ कि मैं यहाँ पर एक तो नाइट्रिक ऑक्साइड NO और दूसरा नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2, ये दो स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ। उसके बाद उन स्ट्रक्चर से समझाऊंगा कि जैसे NO का अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रा करूँ ना तो कुछ इस तरह से होगा। मैं फटाफट यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ। ठीक, यहाँ पर 3 ही इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर NO2 की अगर हम बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन, ये फॉर्मल चार्ज मैंने यहाँ पर दिखा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि दोनों केसेस में नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ना वो विषम संख्या है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 है, 3 विषम संख्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर विषम संख्या है। तो उन अणुओं में जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या क्या होती है, विषम होती है, इनमें अष्टक नियम का पालन नहीं होगा। ओके, ये दूसरी कमी है। और तीसरी कमी क्या है कि कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जैसे PF5 है, SF6 है, H2SO4 है। इनमें क्या होता है कि जो सेंट्रल एटम होता है ना उसके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, यानी ऑक्टेट रूल वहां पर भी फेल हो जाता है। तो देखिए कि PF5 आप या नोट्स में से देख सकते हैं, Pa फास्फोरस और इसके चारों तरफ जो है 5 फ्लोरीन। तो यहाँ पर देखिए कि 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं फास्फोरस के पास। इसी तरह से SF6 में सल्फर के पास 12 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और H2SO4 में सल्फर के पास भी 12 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। कि 4, 4, 8 और 4, 12 के एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं ना। और इसके अलावा अष्टक नियम की कुछ और भी कमियां हैं। तो अन्य कमियों में जो सबसे बड़ी कमी है ना वो ये है कि अष्टक नियम का आधार क्या था कि हरेक परमाणु जो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे क्यों करना चाहते हैं अपने आउटरमोस्ट शेल में, ताकि वो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर सके, जो उसके पास जो अक्रिय गैसें हैं उस वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हिंदी में बोले तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जो नजदीकी जो उत्कृष्ट गैस है या अक्रिय गैस है या नोबल गैस है उस वाला, यानी जो 18वें ग्रुप में पीरियोडिक टेबल में जो रखी हुई गैसें हैं उन वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए जो है इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आबंध बनाते हैं। ठीक है, अष्टक नियम तो यही कहता है, लेकिन ताकि ये स्टेबल हो जाए, ठीक है, उन अक्रिय गैसों की तरह से स्टेबल हो जाए। लेकिन फिर हमने बाद में देखा कि जिनोन और क्रिप्टॉन ऐसी उत्कृष्ट गैसें हैं जो खुद ही कंपाउंड बना रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी कमी आती है। और अष्टक नियम जो है इससे अणु की आकृति स्पष्ट नहीं होती। तो किसी अणु की आकृति स्पष्ट ना होना, उसकी शेप स्पष्ट ना होना, ये भी एक बड़ी कमी है इसकी। और इसके अलावा अणु की ऊर्जा और उसके जो रिलेटिव स्टेबिलिटी है, उसका सापेक्ष स्थायित्व है, उसके बारे में भी ये कोई हिंट हमें नहीं दे रहा है। ठीक, तो ये अष्टक नियम की कुछ एक कमियां हैं। अगर आपको एग्जाम में पूछी जाती है तो आप इनको आसानी से डिस्कस कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको समझाया वो अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ जाए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक
कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।